और वहाँ पे मैंने टाइगर श्रॉफ सर के साथ भी स्टंट किया था। उसके ऊपर मैंने खड़ी होके स्टंट किया था। शिल्पा मैम भी डर गई थी, मतलब कि कहीं गिर जाती तो क्या होता। जब मैं 6 से 7 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था जिम्नास्टिक करना। मेरे पापा ने मेरे लिए ना एक तार लाए हुए थे लटकने के लिए, तो मैं उस पर लटकती रहती थी, कुछ करती रहती थी। अच्छा, पापा ने हाइट बढ़ाने के लिए जिम्नास्टिक बना दिया आपको। हाँ जी, फ्लेक्सिबल तो मैं स्टार्टिंग से ही थी। जिम्नास्टिक में नेशनल लेवल तक खेली हूँ सर मैं। इंडोर में होता है ज्यादा तो, लेकिन यहाँ पे इतनी थी नहीं सुविधा बाल भवन में, तो ये बस 1 घंटे की प्रैक्टिस होती थी हमारी। वरना जिम्नास्टिक के लिए 4-4 5-5 घंटे एक टाइम की प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे रनिंग करते हुए, जंप करते हुए पैर ट्विस्ट हो जाता है, हाथ ट्विस्ट हो जाता है, गर्दन में लग जाती है, कमर में लग जाती है, बहुत लगती है जिम्नास्टिक में चोट। तो फाइनेंशियली कैसी पोजीशन थी घर की? बिल्कुल वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक, क्योंकि मैं आईजीटी में गई, वहाँ पे हमको लड़कियों का क्रू था, हम एक भी मैट यूज़ नहीं करते थे। और हमारे कोरियोग्राफर थे अमित सैनी, ये हमारे साथ गए थे। जो आजकल जिससे शादी की है। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और आज हमारे दी हरियाणा टॉक्स के सी टॉक्स सीरीज़ में मुख्य मेहमान है शालू किराड़। इनसे वैसे तो आप लोग सब वाकिफ़ ही होंगे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जो आज भी हर युवा की जुबान पे है, उनकी आंखों के सामने है। तो आज हम शालू किराड़ से बातचीत करेंगे कि नेशनल जिम्नास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद ये डांस में और हरियाणवी फोक डांस को बॉलीवुड तक पहुंचाने में इनका कैसे एक सफ़र रहा। तो हम इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे। शालू, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने जिम्नास्टिक कब स्टार्ट किया था? ये सर जब मैं 6 से 7 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था जिम्नास्टिक करना। मोहल्ले में जैसे गली में ताई जी थी एक, वो मतलब कि आंगनवाड़ी चलाती थी, तो वो जैसे जाती रहती थी बाल भवन में, तो वहाँ पे होती थी, तो मैं अपने घर में कुछ करतब करती रहती थी। मेरे को बहुत शौक था बेड पे हाँ जी। मेरे पापा ने मेरे लिए ना एक तार लाए हुए थे लटकने के लिए कि कहीं मेरी हाइट छोटी ना रह जाए, तो मैं उस पर लटकती रहती थी, कुछ करती रहती थी। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया कि वहाँ इसको भेजो, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि टीचर भी हैं, वहाँ करवाते हैं। तो तब मैंने ज्वाइन किया था जिम्नास्टिक। अच्छा, पापा ने हाइट बढ़ाने के लिए जिम्नास्टिक बना दिया आपको। हाँ जी, फ्लेक्सिबल तो मैं स्टार्टिंग से ही थी। हाँ जी। तो कहाँ तक आपने कोई इवेंट किया ये जिम्नास्टिक में? जिम्नास्टिक में नेशनल लेवल तक खेली हूँ सर मैं, क्योंकि मेरे टीचर ने पहले ही साफ ये बोल दिया था कि मैं इंटरनेशनल नहीं ले जा सकती, क्योंकि हमारे जैसे रोहतक में जैसे कि हम ओपन में करते थे जिम्नास्टिक, जैसे इंडोर में होता है ज़्यादा तो, लेकिन यहाँ पे इतनी थी नहीं सुविधा बाल भवन में। हम आउटडोर करते थे, हमें सामान खुद निकालना पड़ता था कमरे के अंदर से, 1 घंटा उसमें लगता, फिर हम प्रैक्टिस करते, वार्म अप करते, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस में लगता, फिर वापस रखने में 1 घंटा लगता। और कभी कभी मौसम ख़राब होता, बारिश आती, ग्राउंड गीला होता, नहीं कर पाते, मैट ख़राब हो जाते, तो ये बस 1 घंटे की प्रैक्टिस होती थी हमारी। वरना जिम्नास्टिक के लिए 4-4 5-5 घंटे एक टाइम की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ऐसे में चोट कितने बार खाई? चोट बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा चोट खाई है। कैसे कैसे लगती जैसे थी? रनिंग करते हुए, जंप करते हुए पैर ट्विस्ट हो जाता है, हाथ ट्विस्ट हो जाता है, गर्दन में लग जाती है, कमर में लग जाती है, बहुत लगती है जिम्नास्टिक में चोट। वार्म अप अच्छे से करें तो बेटर रहता है। तो पापा ने ये कहा कि भाई ये चोट लग जाएगी, छोरी कितने ऐसे खेल में आ गई? जैसे कभी कभी मैं वहाँ सीख के आती ग्राउंड पे, फिर मैं घर पे करने लग जाती फ्लेक्सिबिलिटी, तो मेरी मम्मी कहती थी छोरी टांग टूट जाएंगी तेरी, ब्याह क्या भी ना करा होगा। है। हाँ। फिर मैं ज्यादा करती नहीं थी घर में, क्योंकि फिर बोलने लगते थे घर वाले, उनको तो पता नहीं था ना कि वहाँ पे जाके कितना क्या मेहनत करते हैं, क्या होता है। कभी मतलब आज तक स्कूल में भी मेरी मम्मी नहीं गई इतनी, मतलब उनको पता ही नहीं मेरा कॉलेज कहाँ पे है, क्योंकि हम खुद ही इतने समझदार हो गए थे जिम्नास्टिक के साथ साथ, फिर हो जाता है। फिर उनको कुछ पता नहीं था, बस उनको तो ये भी नहीं पता कि फीस कितनी है मेरी, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, आपकी फैमिली जो है वो कैसी है? मम्मी पापा जो है क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हो? अब तो चलो अलग बात है, पहले की बात है जब आप छोटे थे, तो मम्मी पापा का क्या काम था? जैसे कि मम्मी पापा पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते थे पहले, और पापा एलपीएस में भी थे, जॉब करते थे मेरे दादाजी की जगह। तो अब तो बंद हो गई है एलपीएस, काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ केस वेस उस पे चल रहा था, हिसार मुझे रोड नहीं पे पता। हाँ जी, हिसार रोड पे। अब मम्मी हाउस वाइफ हैं अभी।
तो मैं तो जैसे बचपन से जिम्नास्टिक करती हूँ, स्कूल जाना, प्रैक्टिस करनी, वैसे और कोई काम नहीं तीसरा करती थी मैं, बस स्कूल और तो प्रैक्टिस। फाइनेंशियली कैसी पोजीशन थी घर की? बिल्कुल वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि पहले तो पापा जॉब करते थे, उसके बाद वहाँ पे उस जो फैक्ट्री थी उस पे केस चल गया, तो घर में कोई भी बंदा नहीं था कि जो जॉब कर रहा है या कहीं से इनकम आ रही है, तो फिर मैंने स्टैंड लिया था। भाई में से दोनों छोटे हैं मेरे। तो कमाने वाला कोई कोई भी रहा नहीं। नहीं? पापा हाँ जी। है जैसे भाई उनका काम जॉब छूट गई, हाँ जी, हाँ जी। मम्मी हाउस वाइफ, हाँ, मम्मी हाउस वाइफ। तो इसलिए आपने फिर पढ़ाई भी साथ की और फिर ये जिम्नास्ट में आए, और उसके बाद ये जो प्रोफेशनल जो डांस और ये जो फोक डांस हरियाणवी, इसको आपने तभी चुना कि घर का गुजारा करना है? हाँ जी, ये मेरा इंटरेस्ट था डांस में। तो जैसे ही मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन करना चाहा, जैसे यूथ फेस्टिवल होते हैं, मेरे गुरुजी हैं संदीप यादव सर, तो जैसे ही ज्वाइन करना चाहा उन्होंने बोला बेटा करके दिखाओ। फिर मेरा दूसरा पैर चलता था, ग्रुप में वो ले नहीं सकते मुझे, क्योंकि एक अकेली मैं दूसरा पैर चलाऊंगी और ग्रुप में जो 9 लड़कियां होंगी वो दूसरा पैर चलाएंगी। अच्छा, आप तो लेफ्ट चलाते या राइट हाँ चलाते? हाँ ऐसे? हाँ, लेफ्ट। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आपको भी सीखने की ज़रूरत है, आपको हम ले नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अगले साल आना और हम आपके कॉलेज में वर्कशॉप लगाएंगे, तो आप सीखना पहले फिर आप आना। तो ये कौन से ईयर की बात है कि जब ये आपको? मैं थी फर्स्ट ईयर में थी मैं, और फर्स्ट ईयर में मेरे को मना कर दिया था। फिर मैं सेकंड ईयर में कौन मैंने से ज्वाइन आईसी किया। कॉलेज में पढ़े हो? नहीं, महारानी किशोरी कॉलेज अच्छा, में। MKJ के हाँ कॉलेज जी। में। फिर मैंने उन्होंने वर्कशॉप लगाई, मैंने सीखा, और सर के जो जूनियर थे, मतलब अमित भी उनके स्टूडेंट हैं, तो अमित वहाँ पे डांस सिखाने आए थे मुझे, तो मैंने वहाँ से डांस सीखा। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे यूथ फेस्टिवल में लिया और फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, सोलो डांस में? सोलो में भी और ग्रुप में भी। फर्स्ट पोजीशन? हाँ जी, ये जोनल के जो होते हैं? जोनल के, हाँ जी, वैश कॉलेज में हुए थे। तो अच्छा, कभी आपने ये सोचा था कि हम ये जो यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल आ गया हमारा, या पोजीशन अच्छी आ गई, फर्स्ट पोजीशन, तो वहाँ पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कैसे पहुँचे? इंडियाज़ गॉट टैलेंट का बिल्कुल मतलब कि पलट हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया ये, कि मतलब मैं वो इंटरेस्ट उस चीज़ में हो गया था बहुत ज़्यादा कॉलेज में। फिर जैसे जिम्नास्टिक तो कर ही रही थी साथ साथ में, लेकिन हमारे टीचर्स हैं जो वो मना करते थे कि बेटा आप मैट्स पे ही करो, आप ज़मीन पे मत करो, आपको चोट लग जाएगी। और होता भी है, वो बहुत सही मना करते हैं कि हमारे घुटने कुछ टाइम बाद जवाब दे जाते हैं ज़मीन पे करने से। जैसे हाइट लेके हम एकदम नीचे जंप करते हैं तो वो ठुकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंजरी ज़्यादा होने के चांसेस रहते कितने हैं। बार ऐसे इंजरी हुई है वैसे? बहुत बार हुई है, अब तो मेरे को आदत हो गई है ज़मीन पे करने की, क्योंकि मैं IGT में गई, वहाँ पे हमको लड़कियों का क्रू था, हम एक भी मैट यूज़ नहीं करते थे वहाँ पे? हम फ्लोर पे ही करते थे, और जितने वहाँ पे बॉयज़ के ग्रुप थे वो सब मैट यूज़ करते थे, और हम लड़कियां होके हम ज़मीन पे ही करते थे। हमने उनको बोला था हम मैट नहीं लगाएंगे। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो 9 सीजन है उसमें आपने परफॉर्मेंस हाँ किया? जी, मैं सीज़न 8 में भी गई थी, 8 सोलो में। में। ओके। उस टाइम मतलब मैंने एक ही राउंड किया था, उस टाइम मैं ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं थी। और सीज़न 9 में क्या हुआ था कि सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मतलब कांटेक्ट किया मुझसे। वैसे 8 में गई थी तो वहाँ सब जानते थे कि हरियाणा से एक लड़की है जो स्टंट लेकिन करती पहचान है। नहीं बना पाए? हाँ, पहचान नहीं थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने जो दिल्ली का ग्रुप था वो पहले से ही सिलेक्टेड हो गए थे, तो मुझे कॉल आया था ऑडिशन टाइम पे। तब मेरा एक सॉन्ग शूट हो रहा था, तो मैंने वो पहले ही ले रखा था, तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपके वहाँ नहीं आ सकती। डायरेक्ट मुंबई से भी कॉल आया कि आपकी हम फ्लाइट कर देते हैं, आज ही आपको आना है और परफॉर्मेंस करनी है, आपको वापस भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने पहले उनको बोल रखा है, तो मैं पहले वो सॉन्ग शूट तो वो करूँगी। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसके लिए आपने इंडिया गॉट टैलेंट वालों को? हरियाणवी सॉन्ग था एक, और वो बहुत हिट भी चल रहा है अभी। तो कौन सा सॉन्ग है? मेरे को इतना याद भी नहीं है, वो मैं इतना सुनती नहीं हूँ उसको। अच्छा, आप खुद के गाने को नहीं सुनते? नहीं, वो ऐसा होता है ना कि खुद का इतना अच्छा लगता नहीं है, वो बहुत पुराना हो चुका है। वो तागड़ी था मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो वो सॉन्ग था, तो वो मतलब अभी भी बहुत चलता है वो सॉन्ग, हर डीजे पे चलता है। फिर उसके बाद वो उनको गोल्डन बजर मिल गया, जब उन्होंने ऑडिशन राउंड किया ना, उनको गोल्डन बजर मिल गया। वो टोटल 12 गर्ल्स थी उस टाइम पे, और उनको स्टंट की लड़कियों की नीड थी उसमें, तो उनको गोल्डन बजर मिला, जो कि बादशाह सर ने दिया था उनको। फिर उसके बाद फिर से कॉल आया मेरे पास कि अब तो हमें गोल्डन बजर मिल गया है, अब आप ज्वाइन हो जाओ। और उन्होंने बोला है लड़कियां ज़्यादा करो तो आपका मतलब टीम बहुत अच्छी लगेगी और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं। फिर हमने उनको ज्वाइन किया,
2 महीने दिल्ली में प्रैक्टिस करी, उसके बाद हम मुंबई गए, वहाँ पे हम 3 महीने रुके। तो हमें आपने ये नहीं पता था कि हम रोहतक से कितनी लड़कियां 3 थी? लड़कियां थी, 2 मेरी जूनियर थी। क्या नाम है उनके? एक का नाम है सोनू सैनी, एक का नाम है पूजा। ओके। हाँ जी, हम 3 लड़कियां थी और हमारे कोरियोग्राफर थे अमित सैनी, ये हमारे साथ गए थे। जो आजकल जिससे शादी की है। हाँ जी। चलो, शादी की भी शुभकामनाएं आपको, अभी थैंक यू रिसेंटली सर। शादी हुई है। हाँ जी। तो कोरियोग्राफ किया इन्होंने, अमित ने? हाँ जी, जो स्टंट्स जो हमें बनाने होते थे ना, वो सारे अमित बनाते थे। और जो डांस की जो बाकी लड़कियां थी ना, मतलब 22 में से 3 हम स्टंट वाली थी और बाकी जो थी ना वो सारी डांसर्स थी। मतलब पूरे हरियाणा से ही थी, कोई बहादुरगढ़ से थी, कोई दिल्ली से, कोई फरीदाबाद से, मिक्सअप होके गए थे हम। तो उनके कोरियोग्राफर थे वो अलग थे, दिल्ली से थे 2, और मुंबई से भी मिलते हैं जैसे कोरियोग्राफर, तो वहाँ से ही मिली हुई थी एक मैम। तो वो हमारा सारा सेट करवाती थी। 1 हफ्ते में हमें वहाँ पे 1 परफॉर्मेंस देनी होती थी कंप्लीट। हमें पता नहीं था कि हम इतनी आगे तक भी चले जाएंगे। परफॉर्मेंस होती रही, आगे बढ़ते रहे। फिर हमने टोटल 12 परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने टाइगर श्रॉफ सर के साथ भी स्टंट किया था। और उन्होंने तो बोल दिया था, मतलब स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, तो बोल दिया था कि आपको बोलना नहीं है, कि आप भी मेरे लिए करो। तो मेरे को लगा चलो बोल ही देती हूँ। दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, ना दिखाएंगे तो वो भी देखी जाएगी। अपने मन की शांति तो होगी कि मैंने उनको बोला कि देखते हैं वो करेंगे क्या नहीं। फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैंने आपके लिए स्टंट किया है, आप भी करके दिखाओ। तो उन्होंने कर दिया। पहले उन्होंने अपना चश्मा निकाला, मुझे पहनाया, फिर अपनी जैकेट निकाली, मुझे पहनाई, फिर उन्होंने स्टंट करके दिखाया। अच्छा, उन्होंने ये कहा था पहले कि भाई आपने ऐसा बोलना नहीं है? पहले वो स्क्रिप्ट बताते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, आपको आवाज़ दी जाएगी, टाइगर सर के साथ आपका मूवमेंट होएगा, क्योंकि वो भी स्टंट सब कुछ करते हैं और मैं भी करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 1 घंटा समझाया बैठा के, मेरे पीछे पीछे घूमते रहे, स्क्रिप्ट लेके, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, आप पढ़ो, आपको याद हो गई, याद हो गई। मैंने कहा हाँ जी याद हो गई। एक तो दिमाग ऐसे ही हैवी यार ऐसा हो रहा था कि हमारी फाइनल परफॉर्मेंस थी, तो इतना कहाँ याद रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यही बोलूँगी जो आपने बोला है मुझे। लेकिन मैंने वो कुछ नहीं बोला जो उन्होंने बोला था, मैंने वही बोला जो मेरे अंदर से निकला। और उन्होंने सारा ही दिखाया, एक भी मिस नहीं किया उसमें से, क्योंकि मैंने बोल ही ऐसे दिया कि वो मतलब मिस कर ही नहीं सकते थे। वो ऐसा उनको लग रहा था, होगी हाँ कि जी, वो उसको मिस नहीं कर उनको लग सकते। रहा था कि वो स्टंट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपना जो बेस्ट स्टंट था ना, वो उनके सामने कर दिया। वो वैसे ही हैरान हो गए थे। फिर अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई गई हुई थी अपनी वीडियो शूट के लिए नॉर्मली। फिर मैं फिर से उनसे मिली, उनके एकेडमी गए हम। फिर अमित ने बात छेड़ दी कि सर IGT, हम आपसे पहले ही मिले थे IGT में। हम मुझे लगा कि अमित रहने दो, क्या पता उनको याद होगा भी नहीं होगा, कितने बंदों से मिलते हैं वो तो रोज। शालू को जानते थे वो? बिल्कुल जानते थे। तो अमित ने बात छेड़ दी कि टाइगर सर कि हम आपसे पहले ही मिल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले बोले कि गर्ल्स का क्रू था मुंबई में इंडियाज गॉट टैलेंट में, और एक लड़की ने आपके साथ स्टंट किया था। तो उन्होंने बोला हाँ ग्रीन ड्रेस में ना शालू, कहते हाँ वो यही है। फिर उसके बाद मैंने कहा जानते हैं, ये तो हो जाता है कभी कभी कि एक मोमेंट ऐसा हो जाता है हमारा किसी स्टेज पे कि वो हम भूल नहीं सकते। तो बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बोला। अच्छा, जिम्नास्ट करना कितना मुश्किल है हरियाणवी में, उसमें वेशभूषा में, पोशाक में? वो कैसे वहाँ, क्योंकि ये जो स्टंट तो सब करते हैं, लेकिन स्टंट हरियाणवी ड्रेस में करना ये कितना मुश्किल है। और ये सब यूनिक सा भी था एक, है ना? वहाँ यूनिक सा था, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जितनी सारी ज्वेलरी और ऊपर से भारी होता है दामन, आपको पता है जितना भारी होगा और फ्लेयर उसकी उतनी ही अच्छी आएगी। और मैं तो जिम्नास्टिक करती थी, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ है मतलब कि बॉडी में, तो इजीली कर पाती हूँ मैं। मतलब बाइक से भी कर लेती हूँ, स्कूटी से भी कर लेती हूँ, हाइट से भी कर लेती हूँ। सबसे हाइट से जो मैंने स्टंट किया है ना, वो मुंबई में किया था मैंने बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से? हाँ, तो हमारा एक सॉन्ग था गोविंदा सर का, वैया वैया करके सॉन्ग है ना, जिसमें गाँव का थीम दिखा रखा है। तो वो था जैसे बैलगाड़ी, आगे बैल होते हैं ना 2, तो वो डंडा होता है बीच में, उसको ऐसे खड़ा कर दिया था बिल्कुल। मतलब बैलगाड़ी को आगे से उठा दिया था। अच्छा, आगे से ऐसे ही बैल उठा नहीं दिया? थी बहुत उसमें। हाइट होती है हाँ, उसकी तो। बहुत हाइट होती है, सिर्फ सेट लगा रखा था तो उसको उठा दिया था। मतलब इतना सा डंडा होगा वो, उसके ऊपर मैंने खड़ी होके स्टंट किया था। शिल्पा मैम भी डर गई थी, मतलब कि कहीं गिर जाती तो क्या होता। बहुत हाइट थी, बस मुझे करना था वो। मेरे को लगा कि मोमेंट बहुत अच्छा है और कैप्चर हो जाएगा। डर नहीं लगा, मतलब मुझको नहीं लगा? स्टेज पे नहीं लगता बाई डर। चांस मिस हो जाता तो क्या होता? नहीं, कुछ मिस नहीं होता। नीचे 2 लड़कियां भी खड़ी थी साइड में, उनको ये बोला गया था कि अगर मैं गिरती होंगी तो वो पकड़ लेंगी, वरना कुछ पकड़ना नहीं है, हेल्प नहीं करनी। वो लड़की मैं कौन खुल थी? के, वो ग्रुप में ही थी ना, जैसे कोरियोग्राफ करवाते थे। उन पे विश्वास था? हाँ, विश्वास था। जब एक जूनियर थी ना,
उसको मैं हैवी स्टंट करवाती थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्ट में मैं खड़ी होती थी लड़कियों के साथ में। उनको ट्रस्ट था थोड़ा, कि अभी दीदी खड़ी हैं तो चोट नहीं लगने देंगी। तो ऐसा होता था, वो 2 लड़कियां खड़ी कर रखी थी और मैंने खूब हाइट से मारे। पीछे देखती हूँ तो डर लगता है, तो पीछे नहीं देखती थी मैं सीधा यहीं से मारती थी। जैसे मारते हैं ना वो नीचे फिर ऐसे रोल हो जाते हैं, तो जो हमारा अपर पार्ट है ना वो नीचे दिख जाता है कि कितना हाइट है, फिर उसके हिसाब से लैंडिंग ली जाती है। ऐसा होता है। बैक एलिमेंट में मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं फ्रंट एलिमेंट करती हूँ ना तो मुझे डर लगता है, क्योंकि फ्रंट एलिमेंट में ही चोट लगी हुई है मुझे घुटनों में। ऐसा होता है। अच्छा, ये जब शिल्पा मैम से मिली और उनसे मिली तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ बातचीत करके? मतलब जब हम वहाँ थे ना तो हमें इतना ऐसे नहीं लग रहा था कि हाँ हम किससे मिल रहे हैं, ये है वो है, क्योंकि वहाँ पे एक जैसा ही माहौल होता है कि हमें ज़्यादा ये भी नहीं दिखाना होता कि ओ माय गॉड शिल्पा मैम है, हमें फ़ोटो खिंचवानी है। नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तो सेलिब्रिटी हम ही होते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो तो जजमेंट पे बैठे हैं। सेलिब्रिटी तो हम हैं, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं पब्लिक तो वहाँ आपको पे। देख रही है। बिल्कुल, पब्लिक तो हमें देख रही है। तो हमने इतना कुछ वहाँ पे दिखाया भी नहीं ऐसे कि हमें फ़ोटो खिंचवानी ये वो, क्योंकि जो फाइनल था ना, बिल्कुल फाइनल था जहाँ पे हम रनर अप बने थे, वहाँ के विनर हुए थे, तब जाके हमने फ़ोटोज़ ली थी उनके साथ। उससे पहले हमने कोई फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे रोकते भी हैं, मना भी कर देते हैं ऐसे। तो हमें लगा कि भाई हमें क्यों करना है ऐसा माहौल क्रिएट कि भाई हम जाएंगे फ़ोटो खिंचाने, फिर माइंड वहीं रहता है, अपने एक्ट की तरफ माइंड नहीं रहता। तो हम पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे। जब हमारी फाइनल परफॉर्मेंस होती थी तो उस पर ही ध्यान रहता था। बस ये रहता था कि लास्ट में हम सबसे फ़ोटो करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई नहीं मना करता। तो ऐसा ही रहता था। देखने में बड़ी सुंदर है शिल्पा मैम, बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है। और किरण खेर? हाँ, उनका भी ठीक है नेचर, मतलब इतना इतना कूल नहीं है, लेकिन ठीक है। धमका भी देती है? हाँ, डांट देती हैं। एक एक्ट में हमें, हमारी पूरी टीम को उन्होंने बहुत सुनाया था कि जैसे हमारी जो कॉस्ट्यूम होती है वो सब वही डिसाइड करते हैं, और उनके हर हफ्ते के कौन गेस्ट रहेंगे उनके हिसाब से गाने, जैसे कि गोविंदा सर आ गए एक हफ्ते में, तो उनका ही गाना हमें करना है, और वैसी ही कॉस्ट्यूम वो हमें देंगे। तो वो तो हमारा खुद का ये नहीं होता था डिसीजन कि ये कॉस्ट्यूम हम पहनेंगे। तो खतूबा सॉन्ग था, खतूबा सॉन्ग में हमारी थोड़ी शॉर्ट ड्रेसेस थी, तो उन्होंने उस ड्रेस को लेके हमें बहुत सुनाया कि भाई तुम लड़कियां हो, आ जाते हो यहाँ पे, ये करने लग जाते हो, वो तुम्हें सेंस नहीं है ड्रेस पहनने की। मतलब बहुत सुनाया उन्होंने एक्ट में हमें, वो दिखाया नहीं, काट दिया मतलब। तो हम इस बात से हैरान थे कि वो हमें सुना रहे हैं, जो ड्रेसेस दिए हैं वो उन्होंने ही तो दिए हैं, हमने खुद से तो ली नहीं है वो ड्रेसेस। क्या उनको पता नहीं था क्या इस? नहीं, सब कुछ पता होता है, बस वही है स्क्रिप्ट क्या है, मैं कैसे हाईलाइट हो जाऊं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। हम खुद देख के हैरान थे, ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि कई बार तो गेस्ट आए होते हैं, वो बैठे नहीं होते वहाँ पे। जैसे कि आप गेस्ट आए हो, आप बैठे नहीं हो वहाँ पे, एक्ट चल रहा है, तो आपको एडिटिंग में बैठे हुए दिखा देंगे, आपके एक्सप्रेशन दिखा देंगे कि आपने वो एक्ट देखा है। ऐसा भी होता है। बाकी होते ही नहीं एक्ट में। बाकी ऐसा नहीं होता कुछ भी। एक एक्ट में तो एक एक्ट में नाराज होके किरण मैम बाहर चले गए थे, लेकिन उनको वहीं बैठे दिखा दिया। मतलब रियल लाइफ नहीं है वो जो हम देखते हैं? नहीं, वही तो है ना कि जैसे कि अब ये पूरा शूट होता है, उसके बाद वो एडिटिंग करते हैं, एकदम लाइव नहीं दिखाते ना। बस यही होता है कि हम भी हैरान हो जाते हैं कई तो बार। एक शालू जो यहाँ मानसरोवर पार्क में, राजीव गांधी स्टेडियम में जो स्टंट करती रहती थी ऐसे ही रिस्क लेके, उसको पता था कि ऐसे एक दिन मुंबई में जाके सेलिब्रिटियों के बीच में पहुंच जाएगी? बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है, कोई मैं सोचती हूँ, कई सपने वो पूरे हो जाते हैं। मैं सोचती थी कभी कि मैं भी कभी स्टेज पे जाऊँगी, परफॉर्मेंस करूँगी, ऐसा होगा मेरे साथ। फिर जब धीरे धीरे होता है ना, मेहनत करते जाते हैं, फिर बाद में लगता है कि ये तो मैंने सोचा था कभी और ये हो गया। और वो सारा मेहनत करते हैं तभी हो पाता है। अब हम खाली बैठे रहेंगे तो कोई नहीं बुलाएगा हमें, अब उनको कुछ दिखेगा तभी बुलाएंगे। अब सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव हूँ, मतलब डेली की मेरी पोस्ट होती है, एक भी दिन मिस नहीं होता। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों जगह डेली पोस्ट होती है। हम तो जब भी वो मोबाइल हाथ में लेते हैं ना और ऐसे स्क्रॉल करते हैं, उसमें से आलू कराट कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अभी मेरी शादी थी 25 को, तो 25 फेब को। अब भी इतना चला है अकाउंट, इतना चला है। बहुत सपना मैम आए थे ना मिलने, तो वो वाली वीडियो तो इतनी चल गई, लोगों ने सोचा मेरी शादी में भी आने वाली है वो।
तो शादी में 2000 की गैदरिंग थी, डबल हो गई। और कुछ हमने चलवाया था लाइव शादी थी कि कोई ना आ पाए तो वो देख ले। तो उसको देख के सभी अपने घर से उठ के आ गए कि कहाँ हो रही है सेलिब्रिटी की शादी थी ना। शादी। बस लग नहीं रहा था इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन हमें भी नहीं निकलने दे रहे थे लोग। ऐसा हो रहा था मेरे साथ, लग रहा था मेरी शादी नहीं है, कुछ सपना ही देख रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है मेरे तो साथ। सपना जब एक दिन पहले आई शादी में तो रोने क्यों लग गए थे, क्या बात थी? वो मुझे पता नहीं था और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैम आएंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका और वो कहीं भी नहीं जाते। वो जब मैं कार्ड देने गई थी उनको, तो भी मैंने कहा, बहुत कहा मैंने कि आपको आना है शादी में, ये है क्योंकि, और वो अपनी फैमिली के फंक्शन में भी नहीं जा पाती, क्योंकि मैं और अमित, उनके बेटे की जो नामकरण था वो फंक्शन था, उसमें हम लोग इनवाइटेड थे। हम उसमें गए थे ना, हमने वहीं देख लिया था कि क्या माहौल है। मतलब बहुत ही बिगड़ गया था माहौल वहाँ पे। वो खुद इतनी परेशान दिख रही थी कैमरे में, बहुत ज़्यादा परेशान। तो वो कैसे आ सकती हैं किसी की शादी में, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो फिर अमित को बता दिया उन्होंने फ़ोन करके कि भाई आप बताओ कि हम आपकी शादी में हमारा आना ठीक रहेगा। फिर और लाइव भी चलवा रखी है हमने। फिर अमित ने कहा कि नहीं मैम, ठीक नहीं रहेगा आपका हमारी शादी में आना। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शालू से मिलने आज ही आ रहे हैं रात को, और उनको बताना मत, सरप्राइज देंगे सीधा। तो 1 बजे की बात है रात को, मतलब डीजे नाइट तो चली रही थी घर में, सब जा भी चुके थे, थोड़े से रहते थे घर घर के बंदे। जो चले गए थे वो पछता रहे होंगे, बताया वो क्यों पछता रहे, वो फोन कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बताया। भाई जो बंदे वहां पे अवेलेबल हैं उनको ही नहीं रोक पा रही थी मैं, तो आप लोगों को कैसे बताऊं फोन करके। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे ना, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे घर पे आए हैं। फिर मैं रोने लग गई, भावुक हो शालू गई थी। का जो है वो खुद सेलिब्रिटी है और सपना को देख के वो ज़्यादा भावुक हो जाती बस है। मैं प्यार ही बहुत करती हूँ उनसे। मेरे को बहुत लगाव है उनकी बातें। मैं 4 घंटे 5 घंटे बैठ के सुन सकती हूँ उनको। बहुत मोटिवेशन देते हैं वो हमें, बैठते हैं ना, बहुत बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब टाइम भी नहीं पता चलता। वो भी डाउन टू अर्थ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे परिवार से निकल हाँ जी, के हाँ उसने जी। अपने आप को स्थापित किया है। और ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते ना हो, हर किसी को सपोर्ट करती हैं। कोई भी उनसे कुछ भी बोल देगा वो सपोर्ट करेंगी उनको, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, आपने वहाँ पे इंडिया गोज टैलेंट में गए, आप लाइमलाइट में आ गए, कुछ पैसा भी मिल गया होगा उस टाइम पे, उसके बाद आप कैसे फाइनेंशियली जो, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा आपकी शादी भी हो चुकी है, परिवार भी चलाना है, तो अब आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? जॉब वॉब तो है नहीं। हाँ, जॉब है नहीं, और आपको पहले बता देती हूँ कि मेरे को सरकारी नौकरी पसंद भी नहीं है। और मेरी कभी अप्लाई भी नहीं किया? नहीं, मैंने अप्लाई किया था, एसएसबी में लग भी गई थी मैं, लेकिन मैंने वो खुद ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है। क्यों? बस मेरे को बंद के काम करना पसंद नहीं है। मैंने स्कूल में भी की है जॉब, जिम्नास्टिक टीचर की और डांस टीचर की, लेकिन वो भी मेरे को पसंद नहीं है। बस ये होता है कि 1 महीना कर लिया, फिर स्ट्रेस हो गया, नहीं। फिर मैंने अपना ये सोशल मीडिया पे काम करना ही रेगुलर स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ते गए और कॉन्फिडेंस आता गया कि और आगे करना है। अब तो अपने गाने करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं कि अपने जैसे हरियाणवी गीत होते हैं उस तरीके से, और प्रोफेशनल सॉन्ग होते हैं उस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली सपना मैम का भी हमने एक सॉन्ग किया था, खोड़िया। तो उन्होंने, मतलब वो नहीं कर पा रहे थे, उनका फेवरेट था, तो उन्होंने अपनी जो फेवरेट हैं 5 लड़कियां, उनको ही इनवाइट किया, तो हमने किया था वो। और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये प्रमोशन वगैरह भी करती रहती हूँ, और अपना डेली का कंटेंट भी डालती हूँ, तो मेरी इनकम यहीं तो से सोशल होती है। मीडिया से खूब कमा लेते हो? हाँ जी, खूब कमा लेती हूँ। हाँ अच्छा, जी, एक कर वो लेती जो हूँ। आपके जो स्टंट होते हैं वो रिवर्स वाले, हाँ जी। उन पे सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, वो क्या है? होता है कि जैसे पहले तो हम नॉर्मली डालते थे सीधे, तो अब रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमारी टीम भी तो बहुत बड़ी है ना, स्टंट करते हैं, काफी बंदे हैं। एक ने डाला, फिर दूसरा उसकी देख के डाल रहा है रिवर्स। मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि ये वीडियो रिवर्स कैसे होती है, और ये वीडियो सच में ऐसी ही है या इसको फोन से ही किया हुआ है। कमेंट आते हैं बहुत कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैमरे की सफाई है, ये नकली है, ये बनाया हुआ है। उनको नहीं पता ये भी कि ये रिवर्स होता है। इस टाइप की पब्लिक होती है। अच्छा, उनको पता ही नहीं है? नहीं पता। कमेंट जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो बस हंसती रह जाती हूँ। कमेंट पढ़ते हो? हाँ, पढ़ती हूँ मैं कमेंट। और जो बेकार कमेंट करते हैं ना, उनको मैं जवाब भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं डिलीट नहीं करती उनको, उल्टा उनको पिन कर देती हूँ। अच्छा। हाँ,
फिर वो अपने आप ही, जो मेरी और भी चाहने वाली पब्लिक होती है, वो अपने आप ही देख लेती उनके है पीछे लग जाते हाँ, हैं। बस मेरा ये ये नुस्खा है मेरा। ऐसा करती हूँ मैं, क्योंकि अब गलत बोल रहा है कोई बंदा, कई लोग तो सॉरी बोल के भी निकलते हैं, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ उनको। मैं बिल्कुल पर्सनल टेक्स्ट में चली जाती हूँ, उनको पर्सनल मैसेज करके बोलती हूँ कि आपका हक क्या बनता है, आप इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, आप आके यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप क्या सोचते हो, आपको कोई जानेगा नहीं, किसी और नाम से आईडी बना के आप ऐसे मैसेज करोगे गंदे, तो कोई देखेगा तो क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन घर वाले कुछ ऐसा बोलते नहीं है कभी भी कमेंट को लेके या किसी और चीज को लेके, उनको पता है कि हर तरह की पब्लिक होती है, अच्छा भी बोलती है, गंदा भी बोलती है। टैलेंट है, उसको हाँ, अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसको डिमोटिवेट। हाँ, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कमेंट कर रहा हो, बट मैं अपने काम में ही ध्यान रखती हूँ, काम ही करती रहती हूँ बस। और वीडियो डेली पोस्ट होती हैं, आज की पोस्टिंग में अपनी करके आई हूँ घर से ही, अभी सुबह सुबह। हाँ। अच्छा, ये बताओ, अमित से मिलना कब हुआ? और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉलेज में जैसे कि डांस सिखाने के लिए आए थे सर, और उनके ही स्टूडेंट थे अमित, तो अमित भी साथ में आए थे सिखाने हमको डांस। सिखाने आए थे? हाँ जी, डांस सिखाते थे हमें। हम बहुत सारी लड़कियां थी, सबने ज्वाइन किया हुआ था, हमारे कॉलेज में ही वर्कशॉप लगी थी, तो डांस सिखाने आए थे। बस ऐसे ही सिखाते सिखाते ही अपने बातचीत हो गई। फिर हम एक ग्रुप में काम तो करते ही थे, फिर हमने संदीप सर, मैं और अमित ने मिलके एकेडमी भी खोली थी डी पार्क पे। हमने 3-4 साल एकेडमी में काम किया है। अमित और मैं डांस भी सिखाते थे वहाँ पे, और मैं जिम्नास्टिक की क्लासेस भी लेती थी, और सर संदीप सर डायरेक्टर थे। तो ऐसे करते करते ही पता ही नहीं चला। कितने साल बाद शादी की? 8 साल लगा दिए? 8 साल। और अफेयर कब हुआ? कॉलेज में ही। उसी टाइम? हाँ, कॉलेज में ही हुआ था। और उसके बाद फिर हमने साथ में काम किया। हमने ये नहीं सोचा कि हाँ हम हमारी बातचीत हो गई है तो घर वालों को बोलो शादी कर देंगे हमारी, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने ये सोचा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, जैसे जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको लेके ही हम कुछ अच्छा करेंगे। यूट्यूब हमने साथ में ही स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग से ही मेरा यूट्यूब जो है वो अमित ही हैंडल करते हैं, और अपना भी 3 चैनल है हमारे, एक व्लॉगिंग का है और 2 डांस के हैं, और मैं अब स्टंट करने लग गई उसमें ज़्यादा, तो वो अमित ही हैंडल करते हैं, मैं नहीं करती। मैं सिर्फ अपना इंस्टाग्राम, अमित का इंस्टाग्राम, और मेरी टीम में जो बच्चियां हैं उन सब का इंस्टाग्राम, मतलब मैं ही हैंडल करती हूँ 6-7 अकाउंट, और मेरा फेसबुक। तो परिवार ने कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, कोई शादी को एतराज़ नहीं लेके? किया, बिल्कुल भी नहीं किया। कि क्या करने लगी छोरी तो, आजकल कैसे कैसे स्टंट कर रही है? परेशान हुए थे घर वाले, क्योंकि जो आस पड़ोस वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि क्या कर रही है आपकी लड़की, ये डांस कर रही है, अच्छा नहीं लगता ऐसे, कहीं कहीं डांस कर रहे हैं स्टेज पे जाके। बहुत बोला है, बहुत ज़्यादा बोला है। लेकिन पापा ने मेरे दादाजी को बोला कि ऐसा सा बोल रहे हैं। मेरे दादाजी ने बोला कि लड़की को कुछ मत कह देना, उसको खुला छोड़ दो, वो अपना काम करेगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो दूसरी बात है, उसको अपना काम करने दो, वो अच्छा काम कर रही है, तुम बोल मत जाना उसको कुछ भी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि मैं घर से बाहर तो स्टार्टिंग से ही रहती थी, जैसे नेशनल में चली गई, साल में 6 महीने में घर पे रहती थी, 6 महीने में बाहर रहती थी। मैंने कभी अपने स्टडी के जैसे कि 5th से लेके 12th तक मतलब पूरे एग्ज़ाम ही नहीं दिए। 10वीं और 12वीं वैसे ही पास हो गई? 10वीं और 12वीं के बोर्ड के थे वो मैंने दिए कंप्लीट, और जितनी क्लासेस थी ना मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, क्योंकि मेरी जो टीचर थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो भी बहुत सपोर्टिव थी। तो बगैर एग्जाम दिए पास हो गए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बोलते थे बेटा कोई नहीं, आप खेलने जाओ, आपका नेशनल है, आके आपके एग्ज़ाम हम ले लेंगे। लेकिन फिर बाद में कोई नहीं लेता, कोई नहीं देता। तो बस ऐसे ही चला है मेरा। बहुत अच्छा, स्कूल भी बहुत अच्छा रहा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा रहा है। नहीं, जैसे आपने बताया दादाजी ने तो विश्वास था, हाँ जी। पापा को थोड़ा सा लगा बीच में, जैसे लोगों ने बोलना किया तो भाई कि बेटी को ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ जॉब कर लेनी चाहिए या और पढ़ाई पे फोकस करे। तो आपको उस टाइम पे क्या 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 दिक्कतें आई, एक जो लड़की को आती है सामने? मेरे को बहुत दिक्कतें आई। ऐसा मैं अगर उनकी सुनती तो मेरा 12th के बाद ही मेरी शादी हो गई होती अब तक। तो मैंने उनको खुद ही बोला, लड़ाइयाँ भी हुई बहुत ज़्यादा घर में कि मैं नहीं करूँगी शादी, ये कोई शादी की उम्र है, मुझे करने नहीं, तुम करने क्यों नहीं दे रहे हो। मेरी जो जिम्नास्टिक की टीचर थी निर्मला गुलिया मैम, उन्होंने भी बहुत समझाया मेरे फादर को कि बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, और अभी से पहले इसकी शादी के बारे में आप ना ही सोचो तो बेटर रहेगा, इसको फोर्स मत किया करो। क्योंकि मेंटली मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग के ऊपर, कि घर वाले बोलते थे बेटा आपको देखने वाले आ रहे हैं,
तो दिमाग खराब हो जाता था वहीं तो पे ही। कितने के रिश्ते आए आपके बहुत लिए? ज़्यादा। जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे भी लेके आ जाते थे मेरे पापा उनको कि दिखाने ले जा रहे हैं। तो बहुत ही प्रेशर हो जाता था माइंड पे कि फिर कैसे मैं बताती रिजेक्ट थी। कैसे किया फिर उनको? रिजेक्ट मैं बताती थी अपने टीचर्स को कि आप समझाओ, ये करो वो करो, लेकिन फिर जब नहीं बात बनी तो फिर मैंने स्टैंड लिया कि मैं नहीं करूँगी, मेरे को करना ही नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और साथ साथ में अपना जो जिम्नास्टिक कर रही हूँ वो मैं करूँगी, मुझे करने दो, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं तभी करूंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं मुंह पे ही बोल देती थी, जो देखने आते थे मैं उनको ही बोल देती थी। वो फिल्मों में कहते हैं ना, जिसने शादी नहीं करनी उसका उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। हाँ ऐसा बोला? मतलब इतना तो नहीं कि मैंने डायरेक्ट, एक बार तो मैं क्या हुआ कि मैंने डायरेक्ट उनके घर पे जाके बोल दिया, जैसे होते नहीं अपने यहाँ पे जैसे बिचौले ज्यादा होते हैं, बिचौलिए हाँ होते हैं, वो हाँ। आते हैं रिश्ते ले लेके, मैं डायरेक्ट उनके घर पे ही पहुंच गई कि आज तो आप रिश्ता लेके आ गए हो, आगे से मेरे घर पे रिश्ता लेके बिल्कुल भी मत आ जाना। उन्होंने फिर मेरे दादा को बता दिया, मतलब कि कोई और थे फैमिली में, फिर मेरे दादा के थ्रू मेरे पापा को बात पता चली कि शालू उनके घर गई थी। उसके बाद जो सुनाया है मुझे, और फिर बोले कि नहीं बेटा हमको बोलो, तीसरे आदमी से पता चल रही है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैंने कहा अब तो हो गया, आप मान ही रहे थे तो मैं क्या करूँ। तो दादी जी की, मेरी दादी बोलती थी पापा को कि लड़की है, घर से बाहर नहीं भेजना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा माहौल है, ये है वो है, घर से बाहर जाती है इतने इतने दिन। तो उनका ये था कि शादी कर दो जल्दी। फिर क्या अभी जैसे तो घर दादी से भी बाहर नहीं रही है। जाते हैं, एक लड़की है, यंग है, तो उसको वहाँ पे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कभी जीवन में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें तो आज तक ऐसी आई नहीं कि हम स्पोर्ट्स में जाते थे, टीचर्स भी होते हैं हमारे साथ, स्कूल की तरफ से जा रहे हैं तो स्कूल के टीचर्स भी होते थे हमारे साथ, हमें आज तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बाहर नहीं आई। खेलने गए हैं, मतलब ज़्यादा हवा में ना ही उड़ो तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि अपनी लिमिट, जैसे कि टीचर स्टंट साथ है, स्टंट हवा में कर लो, स्टंट रियल हवा लाइफ में कर में। लो, हाँ कई कई हो जाती है ना, कई कई लड़कियां भी बदमाश टाइप की हो जाती है, तो हमारे तो टीचर 24 घंटे हमारे साथ ही रहते तो थे। शालू बदमाश नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम वो वाले बंदे हैं जो आज भी अपने टीचर से डरते हैं। अभी मैं शादी का कार्ड भी जो अपनी टीचर को देने गई ना, तो 10 दिन पहले गई थी। अच्छा। मेरे को बहुत डर लगता है मेरी टीचर से आज भी, मैं बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती उनके पास। ऐसा होता है कि बचपन की तरह, बचपन में जैसे बोलते थे मैडम, सुनाने लग जाते थे, हम सोचते कि अभी भी ऐसे ही सुनाएंगे। वो तो अमित मेरे साथ गए हुए थे, तो अमित से बात करने लग गई मैडम। अच्छा, पहले तो पेरेंट आपको मानते हैं बेटी है, +2 के बाद शादी कर दो, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ, और जब आप सेलिब्रिटी बने, आपने कमाना शुरू किया अपने टैलेंट के दम पे, तो फिर वो बेटा समझते हैं या बेटी समझते हैं? बिल्कुल बेटा समझते हैं पापा तो बोलते हैं कि शुरू से ही मैं बेटा समझता हूँ। फिर मैं बोलती थी कि फिर पहले जो बातचीत होती थी वो नहीं होनी चाहिए थी ना। फिर बोलते थे कि भाई पड़ोस में जो बोलते हैं लोग, सुनाते हैं, बुला के भी सुनाते हैं कि क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, मत करो, और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो फिर मैं बोलती थी कि आपका अपना दिमाग यूज़ करो ना, आप उनके, वो हमारे घर में कोई पैसे थोड़ी दे के जा रहे हैं कि भाई आप लो अपनी बेटी को घर में बैठाओ, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप इससे अपना खर्चा चलाओ। वो थोड़ी दे के जाएंगे हमें कुछ, वो तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा। तो बोलते ये बात तो ठीक है। फिर तब धीरे धीरे समझाया, अब जाके बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक है, कभी कुछ भी नहीं कहते, कहीं भी जाओ कैसे भी करो। तो इंटरकास्ट मैरिज हुई? हाँ जी। तो अमित की फैमिली अच्छी सपोर्टिंग है? बहुत सपोर्टिंग है, कुछ नहीं कहते वो भी। जैसे मैं कैसे भी कपड़ों में वीडियो बना रही हूँ, जैसे मैं जिम्नास्टिक की वीडियो बनाती हूँ तो वो लहंगे में ही बनाती हूँ, सूट में ही बनाती हूँ, हरियाणवी दामन में ही बनाती हूँ, और अपनी शॉर्ट्स वगैरह में ही बनाती हूँ। क्योंकि जो हमारी हरियाणवी ड्रेस थी ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो आपने देखा ही हो, वो हमारी ड्रेस रहती थी हरियाणवी उसमें जिम्नास्टिक में, तो हमें परफॉर्मेंस वही पहन के करना होता था। तो ओपन माइंड है हमारा, तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमने शॉर्ट्स पहनी है क्या सोचेंगे लोग, ये तो बिल्कुल नहीं सोचते हम। तो व्यूज आपके शॉर्ट्स वाले पे ज्यादा आते हैं कि हरियाणवी पे? मेरी तो सारी उसमें ही आते हैं, चाहे मैं सूट में बना लूँ चाहे मैं ब्राइडल लुक में बना लूँ, चाहे मैं शॉर्ट्स में बना लूँ, किस में बना लूँ, वो इक्वली रहते हैं। मतलब शालू को कमेंट्स आते हैं ना कि वो हाँ जी, यूनिफॉर्म हाँ पे जी, ड्रेस हाँ पे जी, आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आपने अपने परिवार का तो जीवन बदल ही दिया एक तरीके से, उनका लाइफस्टाइल, अपना खुद का भी। कुछ ऐसी बच्चियां जो आपकी जो टीम में है वो भी ऐसी है कि जिनके घर में परिवार में उनके माँ बाप है, मजदूरी करते हैं,
2 टाइम का भी खाना कई बार नहीं बन पाता होगा उनके घर में, अब तो उनको भी आपने राह दिखाई है। तो ऐसा ये और भी ऐसा कुछ आपने ऐसा एम बना रखा है कि भाई जो ऐसी बच्चियाँ है टैलेंटेड, मैं उनको इस फील्ड में या किसी और फील्ड में उनको मैं सक्षम करूं और भाई वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए? बिल्कुल, जो कुछ करने का सोचती हैं लड़कियां वो अलग ही दिख जाती हैं। तो जो मेरे पास आते हैं ना बच्चे, जैसे कि क्लास ज्वाइन करने के लिए या जिम्नास्टिक्स सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, तो वो पहले ही मुझे बता देते हैं। पहले तो यही सवाल रहता है सबका कि कितनी फ़ीस है। तो जैसे हम फ़ीस बताते हैं, फ़ीस बताएंगे तो मतलब नहीं होती उतनी उनकी कि हम फ़ीस भर सकें, तो वो बोलते हैं कि कुछ कम कर लो। फिर हम कुछ कम ना करके मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाती हूँ। जितनी मेरी टीम में लड़कियां हैं ना, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाती हूँ। कोई मैं पैसा नहीं कोई लेते पैसा उनसे? नहीं लेती, और ये बिल्कुल सच है बात। कैसी बच्चियाँ हो, कैसे परिवार है उनके? बिल्कुल, मतलब कि हाई लेवल का परिवार बिल्कुल भी नहीं है। मजदूरी मजदूरी करते हैं, मतलब इस टाइप का ही है परिवार। तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ और अच्छी राह भी दिखाई है। ये भी नहीं है कि जो मतलब मैं जो अपना सोशल मीडिया का काम करती हूँ, कहीं ना कहीं उनको भी बताती हूँ कि मेरे को लगे कि भाई मेरी मदद के कारण कि कोई आगे बढ़ रहा है, मेरे को खुशी होती है इस चीज़ में, तो मैं उनको भी बताती हूँ। उनसे ना हो तो मैं खुद हैंडल करती हूँ उनका। अभी आपको मैंने बताया था कि मैं 6 अकाउंट हैंडल करती हूँ, तो उनमें मेरी जो जितनी टीम में लड़कियां हैं वो सबके हैंडल करती हूँ मैं अकाउंट। सबके अलग अलग बने हुए? हाँ, सबके अलग अलग बड़े। अर्निंग उनको भी हो रूहानी रही है? दांगी है, जैसे इंस्टाग्राम का है अभी। इन छोटी बच्चियां होती है ना जो, तो इनको यूट्यूब में और जैसे फेसबुक में ना गाइडलाइन आ जाती है, तो उस पर वो कर नहीं सकती अभी काम। तो जैसे रूहानी दांगी है, प्राची है, काफ़ी है, आरजू है, बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर उनको ये होता है एक टाइम के बाद जब उनको हैंडल करना आ जाता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अब तुमको करना है। तो और फ़ोन नहीं होते उनके पास अच्छे, और जो वीडियो होती है, सोशल मीडिया होता है, वो क्वालिटी मांगता है। अगर आप दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो डाल रहे हो या आप एप्पल से डाल रहे हो, तो उसमें दिन रात का फ़र्क होगा। वहाँ आप डालोगे 100 व्यू आएंगे। आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो डाल रहे हो तो एकदम अप हो जाती है वो। तो मेरे पास तो है फ़ोन, तो 2 फ़ोन रखती हूँ मैं। एक फ़ोन में मैं उन सबकी आईडी रखती हूँ, उनकी वीडियो भी मैं शूट करूँगी, पोस्ट भी मैं करूँगी, उनका सारा हैंडल करती हूँ। खुद संभालते हैं? हाँ, फिर उनके मदर, रूहानी की तो मदर हैं, उनकी मदर के फ़ोन में भी उसकी खुलवा रखी है मैंने, तो वो हैंडल देखती रहती है। मैसेज वैसेज पोस्टिंग मैं करती हूँ, मतलब ऐसा होता है। तो सपोर्ट अपने तो बहुत अपने करते हैं। फ़ोन से खुद ही एडिटिंग वगैरह सब होते हैं? हाँ जी, फ़ोन से करती हूँ। और जैसे कोई सॉन्ग होते हैं प्रोफेशनल वगैरह, वो अमित सिस्टम पे करते हैं। बाकी मैं फ़ोन से करती हूँ, मुझे सिस्टम पे करना नहीं आता। हाँ जी। तो कभी फिल्मों का ऑफर आया है? नहीं। ये स्टेज ऐप है और कई हाँ, ऐप है। स्टेज ऐप से आया था, फिर हमने वो किया नहीं स्टेज ऐप वाला। वो सॉन्ग का ही आया था कि हम हमारे मतलब कि बल्क में सॉन्ग थे, वो करना चाह रहे थे, तो वो हमने वो किया नहीं था। क्योंकि जो मैं अपना काम करती हूँ ना, तो मेरे को अपने काम से ज़्यादा अच्छा कोई काम लगता नहीं है अब। फिर मैं अपना मिस नहीं कर सकती। मैंने 3 महीने बहुत नुकसान किया है अपना। मैं जब IGT में गई थी, मैं 3 महीने हम पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ भी नहीं कर पाए थे। हमारा जो यूट्यूब था वो एकदम बिल्कुल डाउन आ गया। लेकिन पहचान तो आपकी हाँ, उसी से पहचान मिली है। वही शांति है बस, की पहचान मिल रही है उस चीज़ से। तो फिर क्या करेंगे हम इतने पैसे का, थोड़ा सा ऐसा भी लगता है। फिर ऐसा भी लगता है कि अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो अब क्या करें। फिर उस पर और डबल मेहनत करनी पड़ती है। बेशक मेरे 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, लेकिन लोग सोचते हैं पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमाती है शालू। लेकिन जब उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है उसका। वो तो हमें पता है ना अपने अंदर की बात। लोग तो बोलते हैं, हर कोई मिलता है, सब यही बोलते हैं कि अब तो करोड़ों में खेल रहे हो तुम लोग। मैंने कहा हाँ जी। क्या, और उनको कैसे बताएं, उनको तो पता नहीं है किसी को। बस यही चलता है। तो हरियाणवी जो कल्चर है या ज्वेलरी है, मैं आपकी शादी मैंने देखा उसमें सारा ट्रेडिशनल हरियाणवी लहंगे में आपने फेरे लिए और ज्वेलरी भी थी, वो उससे इतना प्यार कैसे और कहाँ से आपने बनवाई? ये मैंने अपनी शादी से 2-3 महीने पहले ही ऑर्डर दे दिया था उनको। और मैं बहुत ज्वेलर्स के पास गई, मतलब आज पुरानी चीज़ें आजकल कोई नहीं बनाता। तो मैंने गुरुजी हैं हमारे, हरविंदर मलिक सर, रघुविंदर मलिक सर और परवीन सर हैं जैसे, तो और संदीप यादव सर, उनसे डिस्कस किया कि सर मेरे को पुरानी ज्वेलर्स की फ़ोटोज़ चाहिए। मैंने फ़ोटोज़ दिखाई। वो ज्वेलरी वाले जो थे अपने यहाँ पे रेलवे रोड पे हैं, तो उनके पास वो मुझे लेके गए।
उनको दिखाई, कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई, बोल दिया कि हमारे पास कारीगर नहीं है, वो पुराने वाले जो पहले होते थे। तो फिर वो कुछ चीज़ें मैंने किसी और से बनवाई, डिस्कस किया, मतलब जुगाड़ करके सारी चीज़ बनवा ली मैंने टोटली। तो मुझे लगा कि शादी में पर्स भी लेते हैं, तो पर्स क्यों पुराना लूँ, मेरे को पर्स भी वही चाहिए जो जैसा मैं बनवाऊंगी। सारी चीज़ जो मैंने ओरिजिनल बनवाई है, गोल्ड और सिल्वर ही था सारा, कोई नकली चीज़ नहीं थी उसमें। फिर मैंने जूती भी बनवाई और फिर मैंने पर्स भी बनवाया, तो सारी ट्रेडिशनल और सारी ओरिजिनल चीज़ें मैंने पहनी थी। बहुत हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी। मैंने सोचा था तो एक स्टंट तो उसमें भी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि वो एकदम मैं प्रयास किया करती। था, प्रयास किया। हाँ, एक तो किया मैंने, एक दो तो मैंने किए, ज्यादा मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि भाई मेरी शादी आज मैंने कर दिया तो सारी ज्वेलरी मेरे मुंह पे आ जाएगी। इतना अच्छा मेकअप भी करवा रखा था, वो खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पैसे भी तो आते हैं। हाँ, वो 2-3 चीजें मैंने करी, फिर मैं रुकी नहीं। लेकिन और जो मेरे टीम वाले थे ना, उन्होंने किए मेरे साथ स्टंट। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में सी टॉक्स सीरीज़ में शालू कराड़ थी और इन्होंने काफ़ी अपनी जर्नी बताई कि कैसे वो एक साधारण परिवार से और इंडिया गॉट्स टैलेंट तक पहुंची। शालू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।